So, welcome to all of you, and very good afternoon to. Let's start the class. कल हम लोगों ने एग्जिम पॉलिसी के जनरल प्रोविजंस पढ़े थे। कल हमने एग्जिम पॉलिसी के जनरल प्रोविजंस पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने कई रूल्स और उससे रिलेटेड देखे थे। कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, उससे रिलेटेड पॉलिसीज कैसे रिलेट होती है, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब हम देखेंगे कुछ स्पेशल फोकस इनिशिएटिव। कुछ स्पेशल फोकस इनिशिएटिव, कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए गए थे जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। ठीक, तो उसमें से कुछ यहाँ पर हम देख रहे हैं, और इसके बाद जो कुछ और चीजें, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उससे आपको पढ़ना होगा, जिसमें से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन आता है, हम उसका एक ओवरव्यू बता देते हैं, और उसको अगर लॉन्ग में आता है तो आप उसको डिटेल में और पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट द स्पेशल फोकस इनिशिएटिव। क्या मार्केट डाइवर्सिफिकेशन किया गया। मार्केट डाइवर्सिफिकेशन का मतलब कि मार्केट को और वाइड किया गया, लोगों के लिए और चांसेज हो गए। डाइवर्सिफाई का मतलब उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए चांसेस दिया गया। मार्केट को और वाइड किया गया, मार्केट में और फैसिलिटीज इंप्रूव की गई। इस तरह से मार्केट को डाइवर्सिफाई करके हमने क्या किया, इकोनॉमिक को डेवलप करने के लिए, लोगों को और अट्रैक्ट करने के लिए मार्केट को और अट्रैक्टिव बनाया। टेक्नोलॉजी को हमने अपग्रेड किया। जो आपका एग्जिम पॉलिसी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जरिए हमने टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट किया। जैसे अगर हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम उसको बाहर से इंपोर्ट करके अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर पाएँ। सपोर्ट टू स्टेटस होल्डर्स, जो जैसे कुछ अगर आपको पता हो तो आज़ादी के बाद कुछ जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे, उनको क्या था, सपोर्ट किया गया ताकि आप बिजनेस में और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में आए, आप बिजनेस को और एक्सपेंड करें, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट हो, आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें। एग्रीकल्चर एंड विलेज इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और जो रूरल डेवलपमेंट के लिए है, उसके लिए भी काफ़ी एफर्ट्स किए गए। जैसे आपका नाबार्ड वगैरह का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। आपको रूरल डेवलपमेंट के लिए कई इनिशिएटिव लिए गए। इसके अलावा आपका जो हैंडलूम्स, हैंडलूम्स आपको जो हैंड से बनी चीज़ें होती हैं, जैसे हथकरघा उद्योग बोलते हैं। आप अगर बनारस में देखें तो बनारसी साड़ी वगैरह, फिर उसमें जो जरी का काम होता है वो वाला, और आपको जो खिलौने वगैरह आते हैं हाथ से बने हुए, उस तरह के काम, खादी वाले, इस तरह के तो हैंडलूम से रिलेटेड जो इंडस्ट्री थी, उसको आपको गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसको और बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी इनिशिएटिव लिए गए। लेदर एंड फुटवियर को, लेदर एंड फुटवियर जो चमड़ा उद्योग है और जूते का उद्योग है, तो अब आप देखें तो जो अपने यहाँ का कानपुर का चमड़ा है वो फॉरेन तक में आपका एक्सपोर्ट होता है।
आप लोगों को शायद जानकारी हो, ये पता नहीं है कि नहीं, लेकिन अपने यहाँ का जो कानपुर का लेदर है वो बहुत वर्ल्ड फेमस है। यहाँ का वर्ल्ड फेमस है। जो आपके यहाँ सुपर हाउस ग्रुप है और सूरी वाला ये लेदर हाउस ग्रुप है, इसके जो चमड़े के शूज़ और जो चमड़े की क्वालिटी होती है वो जाती है फॉरेन में, एक्सपोर्ट होती है फुटवियर शूज़ के लिए। तो यहाँ पर जैसे आप पिठू रोड में निकल जाएंगे तो फुटवियर की एक कंपनी है जिसका मोस्टली माल जो है यूके और कनाडा साइड में और अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है। मैरीन सेक्टर में कुछ इनिशिएटिव ले लें जिससे कि इकोनॉमिक डेवलप हो सके। मैरीन सेक्टर का मतलब यहाँ आपका जो समुद्र में जो भी बिजनेस होता है, जैसे आपका फिशिंग वगैरह का हो गया, इसके अलावा जो शिपिंग कॉरपोरेशन वगैरह हो गए और वहाँ पर जो पोर्ट वगैरह हो गए, उसके सेक्टर में भी काफ़ी इनिशिएटिव लिए गए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी हार्डवेयर, आईटी के तो आप जानते हैं कि इंडिया में आईटी एक्सपर्ट बहुत अच्छे होते हैं जो अमेरिका तक जाते हैं और वहाँ पर वर्क करते हैं बहुत अच्छे से। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में हमारे यहाँ के बहुत से ऐसे आईटी और कंप्यूटर के एक्सपर्ट हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के जो वहाँ पर जाते हैं। आपने देखे होगा गूगल के सीईओ इस समय सुंदर पिचाई जो एक भारतीय मूल के हैं। तो आईटी सर्विस भारत जो है वर्ल्ड को काफ़ी कई कंट्रीज को प्रोवाइड करता है आईटी सर्विसेज। हमारे यहाँ के बहुत से ऐसे कैंडिडेट या एक्सपर्ट हैं जो आईटी सर्विसेज देते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक्सपोर्ट करते हैं। स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज, जो खेल के सामान हैं और जो खिलौने हैं, इनका भी हम लोगों ने बिजनेस चालू किया और इसमें भी इनिशिएटिव लिए। ग्रीन प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी, ग्रीन प्रोडक्ट का मतलब होता है आपके वो प्रोडक्ट जो आपके एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल ना हो। ग्रीन प्रोडक्ट का मतलब होता है आपके ऐसे प्रोडक्ट जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल ना हो और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट हो, मतलब कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। अगर आजकल आपने देखा होगा तो आप जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से सामान जो भी खरीदते हैं तो उसमें कुछ स्टार बन के आते हैं, वो इस वजह से होता है कि उसमें वो ग्रीन प्रोडक्ट है और ये बताया जाता है कि आप जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसमें से अगर 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार है तो वो कितना एनर्जी सेव करता है, कितनी एनर्जी सेव करता है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को वो प्रोटेक्ट करते हैं, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। अब जैसे आप रेफ्रिजरेटर वगैरह लेने जाए तो पहले रेफ्रिजरेटर से क्या होता था, सीएफसी गैस वगैरह निकलती थी, तो उसमें क्या होता था जो अपना ओजोन लेयर है उसके लिए बहुत हार्मफुल होती थी। तो अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं जिसमें उसका इस्तेमाल नहीं होता है और वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है और आपकी एनर्जी भी कम कंज्यूम करते हैं। अब उससे बहुत से प्रोडक्ट आ गए हैं। पहले जो व्हीकल वगैरह चलते थे आप देखिए डीजल और पेट्रोल से चलते थे, कितना धुआं होता था। अब सीएनजी के आने से अब वो थोड़ा पॉल्यूशन अब कंट्रोल हो रहा है। तो ये कुछ इनिशिएटिव लिए गए थे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर के कि हमने किसको इंपोर्ट करना है और किसको इंपोर्ट करना है और हमारे पास क्या लिमिट होगी। ठीक, इसके अलावा आपका है हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बने हथकरघा उद्योग। ठीक, जेम्स एंड ज्वेलरी, जो आपकी ज्वेलरी डिजाइन मोती हीरे पन्ने इस तरह की चीज होते हैं। और कुछ स्पेशल इंसेंटिव थे जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहां पे। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में क्या होता है, जो कारीगरी का काम होता है वो काफी अच्छा होता है। जैसे केरला वगैरह हो गया, असम वगैरह हो गया, तो लकड़ी की बनी चीजें हैं उनमें जो कारीगरी होती है वो बहुत अच्छी होती है वहां पर। तो अगर आपको इन सब चीजें एक साथ देखनी है, अगर जितनी भी चीजें हैं ये हैंडलूम, हैंडमेड ज्वेलरी, ग्रीन प्रोडक्ट, स्पोर्ट, आपको अगर कभी भी ये सब एक साथ देखने का चांस मिलता है तो मैं बता सकता हूँ कि वो कहाँ पर है। वो आपको दिल्ली में लगता है एक ट्रेड फेयर, दिल्ली में एक ट्रेड फेयर लगता है। जब आप वहां पर जाएंगे तो हर स्टेट से, इंडिया में जितने भी स्टेट हैं और वहाँ के जो भी फेमस चीजें या फेमस प्रोडक्ट हैं या सर्विसेज हैं वहां पर आके स्टॉल लगाए जाते हैं हर स्टेट का। तो आपको लगभग लगभग 70% इंडिया के किस स्टेट में क्या फेमस है ये आपको पूरी जानकारी वहां पर मिल जाएगी। दिल्ली में लगता है, उसका कुछ टाइम पीरियड होता है सर, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर इसी दौरान लगता है वो। आप वहां पर जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि हर स्टेट में क्या फेमस है, क्या लोग इंपोर्ट करते हैं, क्या एक्सपोर्ट करते हैं। वहां पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। इवन वहां पर और फॉरेन के लोग भी आते हैं और शॉपिंग करते हैं। अगर और आपकी कोई कंपनी है तो आप वहां पर अपना
प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या है, कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए गए थे जिससे हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को डेवलप किया जा सके। फिर ये देखिए, कुछ हमने एक चार्ट बनाया है स्पेशल फोकस इनिशिएटिव का कि कौन से सेक्टर में कितना क्या क्या हुआ है। मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, 27 न्यू कंट्रीज हैव बीन इंक्लूडेड इन फोकस मार्केट स्कीम। 27 नई कंट्री को, अब तो और ज़्यादा बढ़ गया है, 27 नई कंट्रीज को उसमें मार्केट डाइवर्सिफिकेशन के स्कीम में अपने मार्केट को बढ़ाने के लिए हमने 27 नई कंट्रीज को इंक्लूड किया था। द इन्वेस्टमेंट इंक्रीज फ्रॉम 2.5 to 3%। जो इंसेंटिव्स हैं उनको बढ़ा करके 2.5% से 3% किया। 2.5% 3 मतलब कि उनको जो अलाउंसेस देते हैं, उनको अलाउंसेस या फैसिलिटीज या फीचर देते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, 2.5% से बढ़ा करके 3% कर दिया। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन में क्या हुआ है, ईपीसीजी स्कीम एट जीरो ड्यूटी हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड हैज बीन सिंप्लीफाइड। ईपीसीजी इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम एट जीरो ड्यूटी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड हैज बीन सिंप्लीफाइड। मतलब कि अगर आपको कोई भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन को अपग्रेड करना चाहते हैं और या एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसमें जीरो ड्यूटी, मतलब कि ड्यूटी चार्जेस उसमें जीरो होंगे और बहुत ही आसान होगी, उसमें ज़्यादा लेंदी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, उसको इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद जो आपका एग्रीकल्चर एंड विलेज इंडस्ट्री है, जो एग्रीकल्चर एंड विलेज इंडस्ट्री है, उसके लिए भी कई स्कीम्स बनाई गई, जैसे विशेष कृषि एंड ग्राम उद्योग योजना आपके रूरल डेवलपमेंट के लिए। कैपिटल गुड्स इंपोर्टेड अंडर ईपीसीजी will be permitted to be installed anywhere in AEJ। कैपिटल गुड्स इंपोर्टेड अंडर मतलब कि एक्सपोर्ट प्रमोशनल कैपिटल गुड्स के अंतर्गत जो भी कैपिटल गुड्स, जो सामान जो खेती से रिलेटेड होता है, इंपोर्ट किए जाएंगे, वो AEZ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन, वहां पर ऑल ओवर इंडिया में ये कुछ AEZ बने हैं, कहीं भी उनको इंस्टॉल करने के लिए परमिशन दी गई थी। ठीक है ना, AEZ होता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन। इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स सच एज पेस्टिसाइड्स आर परमिटेड। जो कुछ कीटनाशक दवाएं होती हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, कीड़े, तो उनके भी इंपोर्ट के लिए आपको परमिशन मिल गई थी। ठीक, नाउ हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट। हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट, तो इसमें ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ओल्ड पीसेस ऑफ हैंड नॉटेड कारपेट्स ऑन कंसाइनमेंट बेसिस फॉर री एक्सपोर्ट आफ्टर रिपेयर इज परमिटेड। अब आपको बता दें कि जो कारपेट वगैरह है आपका, जो यूपी में एक है भदोही, भदोही डिस्ट्रिक्ट का कारपेट वर्ल्ड फेमस है। भदोही डिस्ट्रिक्ट का जो कारपेट है वो वर्ल्ड फेमस है। तो इस तरह से जो नॉटेड माने मतलब कि बुना हुआ, नॉटेड माने ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ओल्ड पीस ऑफ हैंड नॉटेड कारपेट, जो हाथ से बुने हुए कारपेट होते हैं ना, ऑन कंसर्न बेसिस री एक्सपोर्ट। अगर आपको कभी कुछ कंप्लेन आती है तो आप उसको रिपेयर करके दोबारा उसको जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो वो उसमें बिल्कुल भी ड्यूटी चार्जेस नहीं लगते हैं। अगेन gems and jewelry, import of gold of 8,000 and above is allowed under replenishment scheme। 8K मतलब कि गोल्ड ऑफ 8,000, 8 किलो तक का आप जो है गोल्ड है वो इंपोर्ट करते हैं अंडर रिप्लेनिशमेंट स्कीम। रिप्लेनिशमेंट स्कीम के अंतर्गत आप लगभग 8 किलो तक का गोल्ड ला सकते हैं। ठीक, ड्यूटी फ्री री इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट फॉर रिजेक्टेड ज्वेलरी शैल बी 2% ऑफ FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। जो आपके रिजेक्टेड ज्वेलरी और जेम्स हैं उसमें आपको 2% तक का चार्जेस देना पड़ेगा। अगर आप दोबारा उसको ये सब रिजेक्ट होने के बाद आप दोबारा कर रहे हैं तो आपको फिर वो उसमें ड्यूटी चार्जेस फिर नहीं लगेंगे। ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट ऑफ कमर्शियल सैंपल शैल बी ₹3 लाख। जो आपको कुछ आप कमर्शियल कोई एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आप सैंपल भेजना चाहते हैं तो 3 लाख तक उसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। जब 3 लाख से ऊपर होगा तब आपको उसमें फिर चार्जेस देने पड़ेंगे। लेदर एंड फुटवियर फिनिश लेदर एक्सपोर्ट टू बी इंसेंटिवाइज्ड।
जो आपका फिनिश लेदर जैसे आपके यहाँ जो लेदर निकलता है ना, तो उसकी फिनिशिंग की जाती है। पहले उसको रंगना, फिर उसको मोल्ड करना, फिर उसमें से उसकी स्मेल को हटाना, उसको साफ सफाई क्लीनिंग वगैरह सब करके उसको जो फिनिश कर दिया जाता है फाइनल प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए। तो ये प्रोडक्ट को भी आपको क्या है, इसको प्रमोट किया गया ताकि आप इसको एक्सपोर्ट कर सकें। तो इस समय देखें तो आपको पता है कि हमारे यहाँ इतना सब होता है, लेकिन वर्ल्ड के लार्जेस्ट मीट एक्सपोर्टर में हमारी कंट्री है। हम लोगों की जो कंट्री है वर्ल्ड के लार्जेस्ट मीट एक्सपोर्टर में से एक है, ठीक है ना। इसी तरह से जो लेदर एक्सपोर्ट है, तो हमारी कंट्री वर्ल्ड के लार्जेस्ट लेदर एक्सपोर्ट में भी अपनी कंट्री काफ़ी आगे है, ठीक। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां पर कुछ इनिशिएटिव लिए गए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को डेवलप करने के लिए। नाउ मैरीन सेक्टर में देखिए, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ स्पेसिफाइड स्पेशलाइज्ड इनपुट एंड केमिकल्स इज अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ 1% ऑफ एफओबी वैल्यू ऑफ proceeding financial export marine sector included for benefits under zero duty EPC scheme। जो आपको मैरीन सेक्टर मतलब कि अगर आपके जो समुद्र के जरिए जो आप शिपिंग का कुछ काम करते हैं या उससे रिलेटेड कोई भी वर्क है, केमिकल्स के आपके इंपोर्ट के लिए भी आपको मैक्सिमम 1% का एफओबी जो वैल्यू है उसकी 1%, और जो फाइनेंशियल ईयर एक्सपोर्ट है उसका 1% आपको चार्ज देना पड़ता था, ज़्यादा नहीं था वो। मैरीन सेक्टर इंक्लूडेड द बेनिफिट्स अंडर जीरो ड्यूटी ईपीसीजी स्कीम। तो मैरीन सेक्टर को जीरो ड्यूटी ईपीसीजी एक्सपोर्ट प्रमोशनल कैपिटल गुड्स के अंतर्गत इसको मैरीन सेक्टर को इंक्लूड किया गया। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स टू बी इंसेंटिविटाइज अंडर फोकस प्रोडक्ट स्कीम। जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम थे उन पर फोकस किया गया उनको एक्सपोर्ट करने के लिए, कि हमारे यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, अब देखिए हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है काफ़ी महंगे होते हैं। अब यही चीज़ें हैं कि हम जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, हम अपनी क्वालिटी और उसको प्राइस को कॉस्ट को कम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी मार्केट हमारे यहाँ चाइना ने कब्जा कर लिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो ट्रेडिंग के रूल्स हैं वो थोड़ा हमारे यहाँ से ज़्यादा लिबरल हैं, ठीक। और उनके यहाँ की टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन थोड़ा बेटर है हमारे यहाँ से। नाउ इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर इंक्लूडेड फॉर बेनिफिट्स अंडर SHIS स्कीम। ये अभी आगे स्कीम्स देखते हैं ये कौन कौन सी हैं। फिर इसके बाद फोकस वुड बी ऑन आइटम रिलेटिंग टू ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। सोलर एंड वाइंड पावर जनरेशन एंड अदर प्रोडक्ट एज मे बी नोटिफाइड विच विल बी इंसेंटिवाइज अंडर रिवॉर्ड स्कीम। अगर आप सोलर पावर से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं या वाइंड पावर से रिलेटेड, मतलब कि आप रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब ये है कि आप इको फ्रेंडली काम कर रहे हैं। जैसे आप अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अगर कोल से कर रहे हैं या थर्मल से कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, पॉल्यूशन जनरेट होता है। लेकिन वहीं अगर आप सोलर से कर रहे हैं या वाइंड एनर्जी से कर रहे हैं तो आपको उसमें पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं होता, ना के बराबर पॉल्यूशन, वो तो एक तरह से होता ही नहीं वो, ठीक। तो क्या होता है, इससे आपको ग्रीन एनर्जी मिलती है। ग्रीन एनर्जी का मतलब कि आपको पॉल्यूशन फ्री आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक। तो इसके भी अगर आपको बहुत से बेनिफिट्स दिए गए कि अगर आप सोलर पावर का या वाइंड पावर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कुछ रिवार्ड के तौर पर कुछ दिया जा सकता है, या आपको जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं पे करना, अगर आप एक्स्ट्रा पावर जनरेट करते हैं तो आप उसकी इनकम भी कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स उसमें लाई गई। फिर इंसेंटिव फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न मतलब जो आपके ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, जो असम, केरला, सिक्किम, नागालैंड तरफ के जो एरिया हैं, यहाँ पर क्या है जो आपकी लकड़ी की कारीगरी या डिजाइनिंग का काम इस तरह से होता है, जो जंगल में बहुत से चंदन या जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो वहाँ पर ज़्यादा हैं, ठीक। तो उन पर भी ज़्यादा फोकस की इनिशिएटिव लिया गया ताकि उनको भी हम लोग प्रमोट कर सकें, और हम उन जो उनसे जो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनते हैं हम उनको एक्सपोर्ट कर सकें। तो notified products of this region would be incentivized under reward scheme। अगर आप यहाँ से जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जैसे नारियल वगैरह हो गए ना,
तो इस तरह के या नारियल पानी, इसकी बहुत कंपनी है। स्पाइसेस हैं आपके, स्पाइसेस भी ये सब नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही होते हैं, ठीक है ना। तो इन सब प्रोडक्ट्स को भी क्या किया गया, नोटिफाई किया गया कि आप इनको आप एक्सपोर्ट कीजिए और इनसे इनकम जनरेट कीजिए, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए। तो ये तो था आपका स्पेशल फोकस इनिशिएटिव, ठीक। अब बात करते हैं प्रमोशनल मेजर्स की। तो प्रमोशनल मेजर्स क्या है? प्रमोशनल मेजर्स में उनको प्रमोट करने के लिए जो ये स्कीम्स हैं, इनको प्रमोट करने के लिए कुछ स्कीम्स बनाई गई थी। इनको प्रमोट करने के लिए कुछ स्कीम्स बनाई गई थी। जैसे पहले असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर डेवलपिंग एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, ठीक है ना। ये है ASIDE, असिस्टेंट टू स्टेट फॉर डेवलपमेंट एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक। तो इसका, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या था? इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम इज टू एस्टैब्लिश ए मैकेनिज्म, इस तरह की एक प्रोसेस को डेवलप करना था फॉर इन्वॉल्विंग द स्टेट गवर्नमेंट to participate in funding of infrastructure critical for growth of export by providing export performance linked financial assistance to them। इसके अंतर्गत ये था कि एक ऐसी प्रोसेस को जनरेट करना जिसमें राज्य सरकार के साथ मिल करके एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना कि जिसमें आपके एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके, आपके एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। अगर आपको फंड वगैरह की ज़रूरत पड़ती है या इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल करके आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और आप अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक। द नेक्स्ट इज मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव, MAI। फाइनेंशियल असिस्टेंट इज प्रोवाइडेड फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्टिविटीज ऑन फोकस कंट्री, फोकस प्रोडक्ट बेसिस। इसमें क्या था कि आपको क्या करना था कि कुछ प्रोडक्ट हैं, कुछ स्पेशल प्रोडक्ट जो अपने यहाँ होते हैं और कहीं नहीं होते हैं, लेकिन जैसे फार्मर्स के पास या छोटे छोटे बिजनेसमैन के पास, वो उनके पास एक्सपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है। तो गवर्नमेंट उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट और उनको एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए उनको आगे लाती थी। जैसे अब अपने यहाँ क्या होता है, जो मैंगो है, तो एक अल्फांसो मैंगो होता है ना, तो वो बहुत बेटर क्वालिटी का मैंगो होता है। तो वो क्या होता है कि हम लोग यहाँ से उसको एक्सपोर्ट करते हैं फॉरेन कंट्री को, फॉरेन कंट्री को वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे ही अपने यहाँ के ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे आ, इसके अलावा लेदर का भी हो गया, वो भी अपने यहाँ बहुत अच्छा होता है और उस पर स्पेशल फोकस जाता है। इसके अलावा मीट वगैरह हो गया, मीट जाता है। स्पाइसेस हो गए, वो भी आपके एक्सपोर्ट होते हैं। ये क्या है, प्रोडक्ट बेसिस, ये आपको प्रोडक्ट बेसिस है कि जो जहाँ पर एक्स्ट्रा जो चीज़ हो रही है हम उसको एक्सपोर्ट करें, हम उसको एक्सपोर्ट करें और गवर्नमेंट हमें उस एक्सपोर्ट के लिए प्रमोट करती है, गवर्नमेंट हमें उसके लिए प्रमोट करती है। तो इसके लिए द गवर्नमेंट में प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस रेंजिंग फ्रॉम 25% टू 100% ऑफ टोटल कॉस्ट। तो इसमें क्या था कि 25% से लेकर टोटल 100% तक गवर्नमेंट टोटल फाइनेंस कर सकती थी। मान लीजिए आप एक फार्मर हैं और आपके बगीचे में, गार्डन में अल्फांसो मैंगो होता है, आप उसको फॉरेन में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास जो फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो गवर्नमेंट आपको 100% तक की जो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट लगी है उसका असिस्टेंस कर सकती थी, उसमें हेल्प कर सकती थी, फंडिंग कर सकती थी। ए होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज कैन बी फंडेड अंडर MAI स्कीम। अब इसकी बहुत ढेर सारी स्कीम्स हैं, उसमें से देखिए कुछ स्कीम्स दी हुई हैं। मार्केट सर्वे स्टडीज, मार्केट सर्वे करना पड़ता था। सेटिंग अप ऑफ शोरूम हाउसेस, शोरूम बनाना। पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स, जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना। जो मैंने अभी दिल्ली का ट्रेड फेयर बताया है, वो एक इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है। वो एक इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होता है वो दिल्ली में। ब्रांड प्रमोशन के लिए, पब्लिसिटी कैंपेन के लिए, इन सब के लिए क्या होता है, आपको फंड की रिक्वायरमेंट होती है जिससे आपके एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके। तो गवर्नमेंट इसके लिए आपको असिस्टेंट या फाइनेंस प्रोवाइड कर सकती है, जितनी आपकी कॉस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक।
अगला है मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट, एमडीए। तो फाइनेंशियल असिस्टेंट इज प्रोवाइडेड फॉर ए रेंज ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्टिविटीज। इसमें अब रेंज ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्टिविटीज हैं जहां पर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है, implemented by EPC and trade promotion organizations by way of participation in trade fairs, buyer sellers meet, export promotion, seminars, etc. ये मार्केट डेवलप असिस्टेंट क्या करता है कि अगर आपको ऐसे लोगों तक आपकी पहुंच नहीं है जहां आप अपना प्रोडक्ट की सप्लाई कर सकें, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, आपको ऐसे लोगों से मिलवा सकते हैं, उनकी कुछ मीटिंग्स होती हैं। कुछ तो ऐसे ट्रेड फेयर, जैसे मैंने दिल्ली में बताया, दिल्ली में ट्रेड फेयर होता है, नोएडा में भी एक ऐसे ही क्या होता है, समिट होती है। नोएडा में एक समिट होती है जहां पर पूरे इंडिया से या फॉरेन से भी क्या होते हैं, बायर और सेलर्स आते हैं। बायर्स और सेलर्स आते हैं, वो वहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं और वहां पर आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, चाहे तो किसी भी कंपनी के साथ आप वो टाई अप भी कर सकते हैं। वहां पर ऑल ओवर इंडिया की मोस्टली जो टॉप की कंपनीज हैं, जो जो फॉरेन की कंपनीज हैं यहाँ पर अपना बिजनेस कर रही हैं, उनके डेलीगेट्स आते हैं और वो क्या करते हैं, आपको वहां पर एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि अगर आपको लगता है कि आपके पास ऐसा कोई भी प्रोडक्ट है जिसको आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या किसी कंपनी के साथ टाई अप करना चाहते हैं, तो आप वहां पर वो चीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से सेमिनार्स वगैरह होते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन वगैरह चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट, जैसे ग्रेटर नोएडा में इसका एक चलता है, एक वहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड समिट होती है, इंटरनेशनल ट्रेड समिट होती है। इसके अलावा भी और जैसे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स होते हैं, तो आप वहाँ पर जा करके जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन की कंपनीज हैं उनसे मिल करके आप अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक। तो गवर्नमेंट इनको प्रमोट करती है। नाउ brand promotion and quality. The primary objective is to promote and create international awareness of the make in India label in markets overseas. अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारे पास मेड इन इंडिया जो लेबल है, जैसे आप लोग देखते हैं बहुत से फॉरेन के प्रोडक्ट मेड इन अमेरिका, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, इस तरह से आता है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ के प्रोडक्ट हों, मेड इन इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड हो, और वो अपने प्रोडक्ट की रिचनेस ऑल ओवर वर्ल्ड या ग्लोबल तक, ग्लोबल पूरे ग्लोब में पहुंचाएं। तो हमें क्या होता है कि अपने ब्रांड को प्रमोट करना पड़ता है, और वो कब होगा, जब हम बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे। हम अगर हम अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, तो हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि हर कंट्री का अपना प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, हमें उनको मैच करना पड़ता है, ठीक। नाउ टेस्ट हाउसेस, central government will assist in modernization and upgradation of test house and laboratories to bring them at par with international standards. सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उसके पास कुछ ऐसी लेबोरेटरीज या टेस्ट हाउसेज हैं जहां पर आप अपने प्रोडक्ट के टेस्टिंग कर सकते हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल पर हैं या नहीं। अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट जो है इंटरनेशनल लेवल पर है, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वहां पर जाकर के आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को टेस्ट कर सकते हैं कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जहां आपको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है, तो वहां के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, वहां के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, जिससे कि आप एक्सपोर्ट करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक। देखिए कुछ प्रमोशनल मेजर्स के कुछ हमारे पास स्कीम्स हैं, कौन कौन सी हैं देखिए। एक्सपोर्ट एंड ट्रेडिंग हाउसेस, स्टेटस कैटेगरी। दूसरा है सर्व्ड फ्रॉम इंडिया स्कीम्स, SFIS, फोकस मार्केट स्कीम, FMS, फोकस प्रोडक्ट स्कीम, FPS, मार्केट लिंक्ड फोकस प्रोडक्ट स्क्रिप्ट, MLFPS, स्टेटस होल्डर्स इंसेंटिव स्क्रिप्ट, SHIS, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंसेंटिवराइजेशन स्कीम, विशेष कृषि एंड ग्राम उद्योग योजना, VK, GUI। ये सब क्या है, ऐसी स्कीम है जो हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है। ये सारी स्कीम्स हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए
वो की गई, बनाई गई। ठीक, आगे बात करते हैं ड्यूटी एग्जेम्पशन या रेमिशन स्कीम। आपको किसमें क्योंकि ड्यूटी से एग्जेम्पशन मिला हुआ है, इसके लिए कौन कौन सी हमारे पास स्कीम है। द स्कीम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट अंडर दिस कैटेगरी आर, कौन कौन सी स्कीम है जिसके अंदर आपको ड्यूटी एग्जेम्पशन है या रेमिशन स्कीम्स हुई है। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, ईपीसीजी, इसके बारे में हम अभी काफी बात कर चुके हैं, कल भी बात की थी। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, अथॉरिटी होती है इसके अंतर्गत आपको, और एडवांस में आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे देती है। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम, DFIA। ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम, DEPB। ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक, पीबी, पासबुक मतलब पीबी स्कीम। ठीक, इसके अंतर्गत ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम, डीबी के, ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम। तो ये हमारे पास कुछ स्कीम्स हैं जो हमारे पास ड्यूटी एग्जेम्प्ट या रेमिशन स्कीम हम जिनको बोलते हैं। तो इनमें से जो मेन मेन है थोड़ा देख लेते हैं। ईपीसीजी, इसका मेन काम क्या है। जीरो ड्यूटी ईपीसीजी स्कीम, इसके अंदर जो भी है, दिस स्कीम हैज बीन डिस्कस्ड इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अंडर फॉलोइंग हेडिंग। एग्जिम पॉलिसी है ना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी, जिसको हम लोग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी बोलते हैं, उसके अंतर्गत इसको इसमें बताया गया है। उसमें क्या क्या आता है। जीरो ड्यूटी ईपीसीजी स्कीम, कंसेशनल 3% ड्यूटी ईपीसीजी स्कीम, ईपीसीजी फॉर प्रोजेक्ट्स, ईपीसीजी फॉर रिटेल सेक्टर, ईपीसीजी ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन एंड प्रोविजंस फॉर बीआईएफआई यूनिट्स। ये सारे के सारे इसमें ऐसी स्कीम है जो ईपीसीजी के अंतर्गत आती है। इससे हम ईपीसीजी को प्रमोट करते हैं इन स्कीम्स के जरिए। ठीक, आगे और भी है, देखिए ईपीसीजी फॉर एग्रो यूनिट। एग्रो मतलब तो होता है आपका एग्री से, जो एग्रीकल्चर होता है उससे रिलेटेड। इंडिजीनियस सोर्सिंग ऑफ कैपिटल गुड्स एंड बेनिफिट्स टू डोमेस्टिक सप्लायर। इंडिजीनियस सोर्सिंग ऑफ कैपिटल गुड्स, जो आप कैपिटल गुड्स मंगाते हैं उसके सोर्सेज कहाँ से हैं, वो आपके डोमेस्टिक सप्लायर को किस तरह से बेनिफिट हो सकते हैं। फिक्सेशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, फिक्सेशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन का मतलब है जो आप एक्सपोर्ट करते हैं उसके जो रूल्स और पॉलिसीज हैं उनके फिक्सेशन है मतलब। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ईपीसीजी मशीनरी, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है। इंसेंटिव फॉर फास्ट कंपनीज, अगर आप कुछ ज़्यादा जल्दी एडवांस में बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे हैं तो आपके लिए कुछ और बेनिफिट दे सकते हैं। ईपीसीजी फॉर ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट रिड्यूस कियो। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, ईपीसीजी स्कीम की कुछ, ईपीसीजी है उसकी कुछ स्कीम्स हैं प्रमोट करने के लिए। ईपीसीजी के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए देखते हैं। स्कीम्स कवर्स मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर, मर्चेंट एक्सपोर्टर, सर्विस प्रोवाइडर। इसमें कौन कौन से कवर होते हैं ईपीसीजी स्कीम में। आप अगर मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर हैं, मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप इनमें से कोई भी है तो आप ईपीसीजी स्कीम के अंतर्गत आ सकते हैं। मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर क्या होता है, ए पर्सन हु एक्सपोर्ट गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय हिम और इंटेंड्स टू एक्सपोर्ट सच गुड्स। वह पर्सन जो गुड्स को खुद ही मैन्युफैक्चर करता है और उसको एक्सपोर्ट करना चाहता है, वो कहलाता है मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर। मर्चेंट एक्सपोर्टर क्या होता है, ए पर्सन इंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटी एंड एक्सपोर्टिंग और इंटेंडिंग टू एक्सपोर्ट सर्विस। वो केवल ट्रेडिंग करता है, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता। क्या करता है, सामान एक तरफ से खरीदता है दूसरी तरफ बेचता है और उसको एक्सपोर्ट कर देता है। इस तरह से भी उसको बोलते हैं मर्चेंट एक्सपोर्टर। सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर कई तरह के हो सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर कई तरह के हो सकते हैं, तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए, सप्लाई ऑफ ए सर्विस फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्री। पर्सन क्या कर सकता है, सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं, ए पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विस। अब यहाँ पर एक पर्सन कंपनी कुछ भी हो सकती है। सप्लाई ऑफ ए सर्विस फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्री, इंडिया से आप दूसरी कंट्री की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो अब सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक, दूसरा सप्लाई ऑफ सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू सर्विस कस्टमर ऑफ एनी अदर कंट्री इन इंडिया। ठीक है, आप आपके कस्टमर जो है एनी अदर कंट्री इन इंडिया, भारत में
जो दूसरे देश के लोग होते हैं ना, कुछ फॉरनर्स होते हैं, फॉरेन कंपनीज यहाँ की हैं, उनको अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम इंडिया थ्रू कमर्शियल डिजिटल प्रेजेंस इन द टेरिटरी ऑफ एनी अदर कंट्री। मतलब कि इंडिया से आप किसी भी जो कंट्री होती है, दूसरी कंट्री, उसकी टेरिटरी में उसके एक क्षेत्र, जोन क्षेत्र होता है, अगर वहाँ पर कोई कमर्शियल या फिजिकल प्रेजेंस है आपकी, मान लीजिए आपका वहाँ कोई ऑफिस है या कोई आप केवल सर्विस देने के लिए जाते हैं, इस तरह से भी आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं दूसरी कंट्री में। द नेक्स्ट वन इज सप्लाई ऑफ ए service in India relating to export paid in free foreign exchange or in Indian rupees, which are otherwise considered as having been paid for free foreign exchange by RBI. Supply of service in India relating to export. आप ऐसी भी कोई सर्विस हो जो आप इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उसके बदले में पेड इन फ्री फॉरेन एक्सचेंज, आपको उसके बदले क्या फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है और इन इंडियन रुपीज, या आप इंडियन रुपीज में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, जो आपको कहाँ से कन्वर्ट करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कौन करता है, आरबीआई ऐप पर। जैसे आपको कोई भी सर्विस आप दे रहे हैं, उसके बदले में आपको जो करेंसी मिलती है आप उसको एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उस तरह की भी सर्विस होती है। आप जो सर्विस, जैसे अपने यहाँ वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर चलता है, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर क्या चलता है, आपको अगर जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं कोई फॉरेन में, वो पैसे डॉलर बेचता है, आप उसके जरिए आप रुपीज में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गए हमारे पास कुछ इक्विटी स्कीम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, इसके लिए सर्विस प्रोवाइडर के लिए। तो आपका एक्सपोर्टर हो गया, मैन्युफैक्चरर, मर्चेंट एक्सपोर्टर हो गया और सर्विस प्रोवाइडर हो गया। हम बात करते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम आल्सो कवर्स सर्विस प्रोवाइडर हु इज डिजाइन्ड सर्टिफाइड एज अ कॉमन सर्विस प्रोवाइडर बाय द डीजीएफटी। मतलब डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने अगर किसी को ऑथराइज कर रखा है कि आपको उस तरह की सर्विस देना है, एक्सपोर्ट आप सर्विस कर रहे हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स का, तो वो भी उसके लिए ऑथराइज होता है और वो क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। एक्सपोर्ट बाय यूजर्स of the common service to be counted towards fulfillment of EU of the CSP। आप जो कॉमन सर्विसेज होते हैं, कहीं भी आप उसको, जो एक्सपर्ट ऑफिसर्स होते हैं या आपके कॉमन सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जैसे मतलब कि कॉमन सर्विस का ये मतलब एक्सपोर्ट ऑफिस, आपके उनके जरिए भी आप अपनी सर्विस, जो कॉमन सर्विसेज डेली रूटीन की होती हैं, जैसे आपको क्या होता है कि मान लीजिए आपको पासपोर्ट बना करके देना है, वीजा बना करके देना है, इस तरह की जो भी सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं उसके लिए आपको अथॉरिटी दी जाती है। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से चालू कर देंगे, उसके लिए बकायदा आपको अथॉरिटी लेनी पड़ती है। 100% बैंक गारंटी इक्विवेलेंट टू द पोर्शन ऑफ ड्यूटी फॉर फंड बाय यूजर्स ऑफ सीएसपी पोर्शन इन टर्म्स ऑफ क्वांटम ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस टू बी डिस्चार्ज। 100% बैंक गारंटी, जो आपके पास ड्यूटी चार्ज होते हैं, जो आपके पास ड्यूटी चार्जेस होते हैं, उसके लिए आपको 100% बैंक गारंटी के बराबर, तो 100% बैंक गारंटी दी जाती है, बैंक गारंटी के बराबर है ना। पोर्शन ऑफ ड्यूटी बाय यूजर्स ऑफ सीएसपी, मान लीजिए आप जो है जैसे ड्यूटी चार्जेस दे रहे हैं, आपको बैंक की गारंटी देनी पड़ती है उसके बराबर की, तो उसके बराबर की बैंक की गारंटी देनी पड़ेगी। अपॉइंटेड टू क्वांटम ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं आपको जो गुड्स है, तो आपको गारंटी में कुछ रखना पड़ता है। नाउ एज regards detail of users, the CSP is required to inform to the concerned regional authority prior to। अब ये जो कॉमन सर्विस प्रोवाइडर होते हैं क्या होते हैं, जो गारंटी के तौर पर अपना कुछ जैसे देते हैं ना, गारंटर जैसे बैंक अगर होता है तो वहाँ पर गारंटी ले लेता है, ऐसे यहाँ पर सीएसपी क्या होता है, सीएसपी भी गारंटी रखते हैं इसके डीजीआईटी के पास। लेकिन ये कैसे काम करते हैं, ये काम करते हैं जब इनके पास एक्सपोर्ट से रिलेटेड ऐसी कोई काम होता है, तो ये क्या करते हैं, एज रिगार्ड डिटेल्स ऑफ यूजर the CSP is required to inform to the concerned regional authority। तो CSP क्या करती है, रीजनल अथॉरिटी इन्फॉर्म करती है, रीजनल अथॉरिटी को इन्फॉर्म करती है, ठीक, प्रायर टू एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करने से पहले, एंड क्वांटम ऑफ बैंक गारंटी शैल बी इक्विवेलेंट टू ड्यूटी फॉर वन अमाउंट। और वो सीएसपी फिर क्या करती है, जो उसका जो एक्सपोर्ट जितना भी गुड्स रहा है उसके बराबर की एक बैंक गारंटी होती है, जो गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है एक बैंक गारंटी होती है जितना उसके ड्यूटी होती है,
ड्यूटी चार्जेस होते हैं उसके बराबर की सीएसपी को बैंक गारंटी देनी पड़ती है और एनी ऑफ द यूजर्स और कॉम्बिनेशन एट द ऑप्शन ऑफ, या फिर सीएसपी के तौर पर अगर सीएसपी किसी और को गारंटी के तौर पर नियुक्त करना चाहे तो वो उसको भी दे सकता है। नाउ ईपीसीटी स्कीम प्रोक्योरमेंट अलाउड, जो प्रोक्योरमेंट होता है उसमें क्या कहते हैं, सर्विसेज इट इंक्लूड्स ऑल द ट्रेडेबल सर्विसेज कवर्ड जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस एंड अर्निंग फ्री फॉर एक्शन, रेफर अपेंडिक्स 10 लिस्ट ऑफ सर्विस ऑफ एप्लीकेशन। मतलब कि जितनी भी आपकी ट्रेडेबल सर्विस होती है उन सबको आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके अंदर जो कवर्ड है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस एंड अर्निंग फ्री फॉरेन एक्सचेंज, ये आपका एक एग्रीमेंट है, उसमें सारी सर्विसेज लिखी हुई हैं जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट अलाउड अंडर द ईपीसीडी स्कीम, ईपीसीडी स्कीम के अंदर आपको क्या क्या इंपोर्ट कर सकते हैं, कैपिटल गुड और प्री प्रोडक्शन प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी। आपके लिए प्रोडक्शन के लिए गुड्स, आपके प्रोडक्शन के पहले के लिए अगर कोई रिक्वायरमेंट है गुड्स की, या प्रोडक्शन के बाद के लिए कोई रिक्वायरमेंट है गुड्स की, तो आप वो सब इंपोर्ट कर सकते हैं। स्पेयर्स, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, टूल, जिग्स, फिक्सचर्स, डाइज, मोल्ड एंड कंपोनेंट्स यूज्ड फॉर असेंबली फॉर मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल गुड्स। जैसे अगर आपको पता हो यहाँ पर जो मोबाइल मैन्युफैक्चर होते हैं तो बैटरी कहीं और से आती है, उसकी जो बॉडी कहीं और से आती है और उसके आईसी कहीं और से आती है, उसके अंदर के कई पार्ट्स अलग अलग कंट्री से आते हैं और फिर यहाँ पर आकर के असेंबल हो जाते हैं, यहाँ पर आकर के असेंबल हो जाते हैं, ये बोलते हैं स्पेयर्स। इनके स्पेयर्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं और फिर क्या होता है हम उसको असेंबल करके यहाँ पर एक्सपोर्ट के फॉर्म में बेच देते हैं। सेकंड हैंड कैपिटल गुड्स ऑल्सो अलाउड, अगर आपके पास सेकंड हैंड जो यूज जो कैपिटल गुड्स हैं आप वो भी इंपोर्ट कर सकते हैं। आप रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट, जो रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट कौन कौन से हैं, इंपोर्ट ऑफ मोटर कार्स, स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स अलाउड ओनली टू होटल्स, एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स, वर्कर्स ऑफ एक्सेट्रा। Import of respected items under the ITC is allowed only subject to approval from EPC at headquarters। जैसे कुछ यहाँ पर दिया है कि स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स में, जैसे अभी आपको अगर याद हो सचिन को एक कार मिली थी फरारी, तो आप उसको इंपोर्ट करने के लिए उसकी कीमत से 10 उसको क्या करना था, इंपोर्टर जो एक्सचेंज ड्यूटी वो पे करनी पड़ी थी, उस कार की कीमत से ज्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी थी क्योंकि वो क्या था, रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट था, रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट। तो इस तरह के जो इंपोर्ट होते हैं वो केवल कुछ ही लोगों को अलाउ होते हैं, वो भी परमिशन के साथ, वो भी परमिशन के साथ ही अलाउ होते हैं। और इसके लिए आपको क्या होता है, आईटीसी अलाउड ओनली सब्जेक्ट टू अप्रूवल, आपको ईएफसी हेडक्वार्टर से के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है जब कोई भी आप रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट या सर्विस को इंपोर्ट करते हैं। आप जब कोई भी रिस्ट्रिक्टेड सर्विस या प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं तो आपको पहले ईपीसी हेडक्वार्टर से अप्रूवल लेना पड़ता है। नाउ ईपीसीटी स्कीम्स प्रोक्योरमेंट अलाउड, डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट्स ऑल्सो अलाउड। अब डोमेस्टिक में देखिए क्या होता है, ईपीसीटी लाइसेंस होल्डर रिक्वायर्ड टू फाइल a request with the regional authority for invalidation of direct imports and allowing domestic procurement। अब इसमें क्या है, जो इसके पास ईपीसीटी लाइसेंस है, ईपीसीटी लाइसेंस है, वो क्या करता है, एक रिक्वेस्ट फाइल करेगा किसके पास, रीजनल अथॉरिटी के पास, किस फॉर इनवैलिडेशन ऑफ डायरेक्ट इंपोर्ट, कि वो डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं करना चाहता एंड अलाउइंग डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट, उसको डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट चाहिए, मतलब कि वहीं आसपास जो भी अवेलेबल है वहीं से वो उसको मंगाना चाहता है। ठीक, डोमेस्टिक सप्लायर एंटाइटल्ड टू डीम्ड एक्सपोर्ट बेनिफिट। अब ये डोमेस्टिक एक्सपोर्टर कौन होते हैं, डोमेस्टिक एक्सपोर्टर वो होते हैं जो आपको फॉरेन के लोग होते हैं और यहाँ पर आके आपको सप्लाई करते हैं। तो डोमेस्टिक सप्लायर एंटाइटल्ड टू डीम्ड एक्सपोर्ट, ठीक, डीम्ड एक्सपोर्ट बेनिफिट रिफंड एंड टर्मिनल एक्साइज ड्यूटी। तो जो इस तरह के बाहर के जो फॉरेनर कंपनीज होती हैं वो यहाँ पर आती हैं, उनको क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है, रिफंड भी इनपुट होता है उसमें और टर्मिनल एक्साइज ड्यूटी भी उसमें लगती है। नाउ
However, the EOA export office competition duty saved would be national customs duty on FOR. तो आपको इस सारे को देने पड़ेगा। Import subject to actual user condition. Goods can be imported only by the actual user. कभी भी इसमें आपको ऐसा नहीं होगा जब आप लेने जाएंगे तो जिसका वो प्रोडक्ट या आइटम है उसी को लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी जाकर के लेने लगेगा, आपको एक आईडी प्रूफ लगेगा। एक्चुअल यूजर का मतलब होता है जब आप इम्पोर्ट करते हैं तो और आप प्रोडक्ट या कुछ लेने जाएंगे तो आपकी एक आईडी लगती है। एक बार जब आपको कंफर्म हो जाता है कंपनी का कि हाँ ये आपका एक्चुअल यूजर है, तो उसके बाद आप दोबारा जब भी उसको इम्पोर्ट करते हैं तो फिर आपको बार बार वो चीज़ नहीं करनी पड़ती है, लेकिन एक बार आपको वो एक्चुअल यूजर के तौर पर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब बात करते हैं पोस्ट एक्सपोर्ट एपीसीडी स्कीम। जब आप एक्सपोर्ट कर लेते हैं उसके बाद की स्कीम क्या है? Exporters, if they choose to may import capital goods on payment of duty in cash and subsequently receive duty credit slip on completion of export obligation. अब जब एक्सपोर्टर है जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो क्या सिलेक्ट कर सकता है? दे में इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ ड्यूटी इन कैश, या तो जो ड्यूटी चार्जेस है उसको कैश पेमेंट कर दे, या सब्सिक्वेंटली रिसीव ड्यूटी क्रेडिट, या फिर उसको क्रेडिट स्लिप ऑन कंप्लीशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, या तो फिर उसको एक ऑब्लिगेशन होता है, एक रूल होता है कि जब मेरा ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसको पे कर दूंगा, एक क्रेडिट होता है, ये ड्यूटी क्रेडिट इसको बोलते हैं, तो उसमें उसको ऑब्लिगेशन देना पड़ता है। ठीक, 10 देयर वुड बी नो ड्यूटी रिमिशन, इसीलिए यहाँ पर कोई भी ड्यूटी रिमिशन नहीं है, ये ड्यूटी एग्जेम्पशन एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट ऑफ द कैपिटल गुड्स। जब आप कैपिटल गुड्स को इम्पोर्ट करते हैं तो आपको कोई भी छूट नहीं मिलती। Applicant have to inform the regional office at DGFT-RA about the import of CG capital goods and based on which RA will fix export obligation. तो जो एप्लीकेंट है अभी जिसने एक्सपोर्ट किया है या एक्सपोर्ट किया है उसको क्या है इन्फॉर्म करना पड़ता है कि इसको रीजनल ऑफिस ऑफ डीजीएफटी के रीजनल ऑफिस को इन्फॉर्म करेगा कि उसने ये चीज मंगाई है और उसमें उसको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को फिक्स करना पड़ेगा। Now, since the duties have been paid upfront in the time of import of capital goods, the EO would be 85% of normal EO. क्योंकि वो पहले से ही duties have been paid upfront at the time of import of CG, so the EO would be 85% of normal EO. तो जो EO हो सकता है वो normal EO का 85% हो सकता है एक्सपोर्ट ऑफ। ठीक, Now, export of products from Northeast. अगर नॉर्थ ईस्ट से आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं to promote manufacturing activity and employment in the northeastern region of the country, export obligation under the EPCG scheme shall be 25% of the normal export obligation. अगर आप नॉर्थ ईस्ट कंट्री एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको जो नॉर्मल एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है उसका केवल 20% लगेगा, उसका केवल 20% लगेगा। Now, however, export of specified products through notified land customs stations of northeastern regions shall be provided additional incentive to the extent of 1% of FOB values of export. अगर नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ ऐसे रीजन या ऐसे जगह है जहां से अगर आप करते हैं, मतलब कि कुछ ऐसी एरियाज हैं जहां से अगर आप करते हैं तो आपको केवल 1% का ड्यूटी चार्ज देना है, केवल। वैसे तो अप टू 25% है, लेकिन अगर कुछ ऐसे रीजन से करते हैं तो वहां पर आपको जो टोटल वैल्यू था उसका केवल 1% ही आपको पे करना है। नाउ ये मेन स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंपॉर्टेंट। दिस चैप्टर इज गवर्न बाय द स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2005। ये एक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005। इसमें क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेल आर, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनको और बढ़ाया जाए, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनको और बढ़ाया जाए। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनके एक्सपोर्ट को और प्रमोट किया जाए, मतलब कि लोगों से या बिजनेसमैन या इंडस्ट्री से लोगों को और कहा जाए कि आप जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हो एक्सपोर्ट कीजिए। जैसे आपका अभी एक कॉन्सेप्ट है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया क्या है? आपको जितना ज़्यादा बना सकते हो आप एक्सपोर्ट कीजिए, फॉरेन में माल बेचिए अगर आप चाहते हैं तो,
गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। नाउ प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्सेज, आपको अगर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, चाहे वो बाहर से हो चाहे आपको अंदर, मतलब कि नेशनल या इंटरनेशनली जुड़े हो, जो भी हो, उसके लिए आपको प्रमोट किया जाएगा। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो आप इंटरनेशनली या नेशनली डोमेस्टिक दोनों तरह से आप फाइनेंस रेज कर सकते हैं। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एसईजे के इस्टेब्लिश होने से, सेज के इस्टेब्लिश होने से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ी है। जैसे हमारे यहाँ जो नोएडा वगैरह में है, वो क्या होते हैं, यहाँ पर वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि वहाँ पर बहुत से अदर स्टेट के लोग वर्क करने के लिए जाते हैं, जिससे क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। नोएडा में हम लोग अगर देखें तो बहुत सी कंपनीज हैं। इसी तरह से महाराष्ट्र साइड में कुछ आप जाइए तो वहाँ पर भी जो कंपनीज हैं, कुछ स्पेशल इकोनॉमी इस तरह से डेवलप किए गए। तो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, आपको इससे क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करते हैं। क्यों? जब फैक्ट्रीज बनेंगी तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि फ्लैट बनते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स, फिर वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए सड़कें भी अच्छी बनेंगी। बहुत सी चीजें ऐसी बनानी पड़ती हैं जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। अब सेज का रूल क्या है? द सेज रूल्स प्रोवाइडेड फॉर simplified procedure for development, operation, and maintenance of the special economic zone, and for setting up unit and conducting business in SAGE. अगर आप सेज एरिया में आप बिजनेस करना है तो ज़्यादा कोई रूल्स नहीं होते, बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है। डेवलप, आप यूनिट लगाइए, कीजिए, ऑपरेट मेंटेनेंस और अपना आप बिजनेस चलाइए। सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर सेटिंग अप यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अगर आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आप इंडस्ट्री डालना चाहते हैं तो आपको सिंगल विंडो से काम हो जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार मिला जाइए, वहीं पर आपके सारे काम क्लियर हो जाएंगे। नाउ सिंगल विंडो क्लियरेंस मैटर्स रिलेटिंग टू सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि अब जो एसईजेड है वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से एक पूरा लाइसेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, और आपको स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल और स्टेट दोनों से आपको लेना पड़ता है। दोनों में ही सिंगल विंडो में काम हो जाता है, दोनों का ही सिंगल विंडो में काम हो जाता है। नाउ द इंसेंटिव एंड फैसिलिटीज ऑफर टू द यूनिट्स in sales for attracting investment into the sales, including foreign investment, are क्या? Duty free import domestic procurement goods of the development operations and maintenance of sales unit. ड्यूटी फ्री आपका इंपोर्ट होगा, डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट गुड्स डेवलपमेंट होंगे, ऑपरेशंस होंगे, मेंटेनेंस ऑफ सेल यूनिट। सेज यूनिट अगर एसईजेड में आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वो कहलाती है सेज यूनिट, ठीक है ना। तो वहां पर आपको ड्यूटी फ्री आपका इंपोर्ट होता है। Now, 100% income tax exemption on export income for state unit under section 10AA for income tax act for the first 5 years. अगर आपका स्टेट में इंडस्ट्री है तो शुरू के 5 साल के लिए आपको 100% टैक्स रिबेट, कोई भी टैक्स नहीं देना शुरू के 5 साल तक। फिर 50% फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, फिर उसके बाद अगले 5 साल में केवल 50% टैक्स, जितना भी होगा उसका केवल 50%। देयर आफ्टर एंड 50% ऑफ द क्लाउड बैक एक्सपोर्ट प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट अभी। उसके बाद जो आपके एक्सपोर्ट से प्रॉफिट हुआ है, जो आपके एक्सपोर्ट से प्रॉफिट हुआ है उससे फिर आपका 50%, जब आपका ये हो जाता है तो जो आपके एक्सपोर्ट से बचा हुआ प्रॉफिट है उस केवल 50%। जब उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये नया राज्य बना था तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या किया था, इस रूल को लागू किया था और उसने 5 साल के लिए अपने यहाँ इंडस्ट्री को टैक्स फ्री कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ कई रुद्रपुर वगैरह है, ऐसे इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहाँ पर 5 साल के लिए टैक्स फ्री कर दिया गया। नाउ एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोर्डिंग बाय स्टेट यूनिट्स अप टू $500 million in a year without any maturity restriction through recognized banking channels। अगर आपका सेज यूनिट में है तो क्या है, आपको $500 मिलियन तक की बोरोइंग हो सकती है बिना किसी मैच्योरिटी रिस्ट्रिक्शन के, जो आपके बैंक से वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। एग्जेम्पशन फ्रॉम सेंट्रल सेल्स टैक्स, अगर आपकी यूनिट से
यूनिट में है आपका इंडस्ट्री, तो आपको क्या सेंट्रल सेल्स टैक्स से आपको एग्जेम्प्ट किया जाएगा, आपको सेंट्रल सेल्स टैक्स नहीं देना है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में देखिए क्या क्या होता है। मेन एग्जेम्पशन फ्रॉम सर्विस टैक्स, आपको सर्विस टैक्स नहीं देना। सिंगल विंडो क्लियरेंस और सेंट्रल एंड स्टेट लेवल अप्रूवल्स, दोनों के सेंट्रल और स्टेट दोनों के अप्रूवल के लिए आपको सिंगल विंडो में सारा सब कुछ काम हो जाएगा। एग्जेम्पशन फ्रॉम स्टेट सेल्स टैक्स एंड अदर लेवाइज एज एक्सटेंडेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट के सेल्स टैक्सेस हैं आपको उनसे भी एग्जेम्पशन मिल सकता है, और अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं या उससे रिलेटेड कुछ और भी चीजें एक्सटेंड की गई हैं तो आपको उनसे भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो ये जो है आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन के कुछ फीचर्स थे। अब बात करते हैं 2015 से 20 तक की नई एग्जिम पॉलिसी, जो 2015 से 20 तक की नई एग्जिम पॉलिसी है, इसके बारे में एक हाईलाइट देख लेते हैं। ये लागू हुई थी 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक, जो अभी 10 गुजरी थी। विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव इसके क्या है देख लीजिए। The vision is to make India a significant part of world trade by 2020। भारत को 2020 तक वर्ल्ड ट्रेड में, मतलब कि जो विश्व व्यापार है उसमें एक महत्वपूर्ण भागीदार बनाना है। ठीक। दूसरा, गवर्नमेंट एम्स टू इंक्रीज इंडिया एक्सपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज एंड सर्विस फ्रॉम USD to 465.9 billion in 2013-14 to approximately USD 900 billion by 2019-20। गवर्नमेंट का टारगेट था कि इंडिया के एक्सपोर्ट जो कि 2013-14 में $465.9 बिलियन था, उसको 2019-20 तक $900 बिलियन करने का ये उनका टारगेट था। रेज इंडिया शेयर इन वर्ल्ड एक्सपोर्ट फ्रॉम 2% to 3%। जो इंडिया का एक्सपोर्ट परसेंट है वर्ल्ड में वो 2% से बढ़ाकर उसको 3.5% करना था। इनिशिएटिव सच एज, कुछ इनिशिएटिव ले लिए गए थे, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया एंड स्किल्स इंडिया, टू क्रिएट एन एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के लिए ये सारे इनिशिएटिव लिए गए। मेक इन इंडिया का आपने देखा, डिजिटल इंडिया, स्किल्स इंडिया, ये सब चलाई गए स्कीम, ये सब स्कीम अभी भी चल रही हैं। To provide a and sustainable policy environment for foreign trade। जो एग्जिम पॉलिसी है उसकी सस्टेनेबिलिटी और उसकी मेंटेनेंस के लिए। ठीक। तो मेगा एग्रीमेंट एप्लीकेशन फॉर इंडिया, जो कुछ बड़े एप्लीकेशन हैं इंडिया में वो कौन कौन से हैं। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ये एक स्कीम है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जो इसमें लिया गया था, एग्रीमेंट है। ट्रांस अटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप है। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, these will add a completely new dimension to the global trading। ये जो आपके पास डायमेंशन जो लिए गए हैं, जो ये आपके स्कीम्स हैं, ये क्या है, इन्होंने इंडिया को एक नई दिशा दी। अब जरा इसको हम ये चेक कर लेते हैं। तो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है, जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है, लेट्स चेक। चलिए ठीक। तो ये हमारे पास कुछ मेजर एग्रीमेंट थे, ये कुछ मार्केट स्ट्रेटजीज हैं जो हमने फॉलो की। इंडिया फ्यूचर बायलैटरल, India future bilateral regional trade engagement will be with countries that are not only promising market but also major suppliers। मतलब कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा कि केवल हम लोग इम्पोर्ट ही करें, हम लोग सप्लाई भी करेंगे, हमारे यहाँ से भी बड़े सप्लायर बनेंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। देखिए सच एज टेक्सटाइल, कपड़ा क्षेत्र में, एग्रीकल्चर, लेदर एंड ज्वेलरी will continue to receive major attention to promoting export to the US market। अमेरिका में ये सब हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो इस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। इंडिया विल फोकस ट्रेड प्रमोशन ऑन एक्टिविटीज, न्यू प्रोडक्ट्स विद हायर वैल्यू, नए नए प्रोडक्ट डेवलप किए जाएंगे,
उनको एक्सपोर्ट किया जाएगा हाई वैल्यू के साथ। एडिशन पर्टिकुलर इन द कैटेगरी डिफेंस इक्विपमेंट, जो रक्षा उपकरण है उनसे, मेडिकल के टर्म में, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, खाने के क्षेत्र में और अन्य जितने भी सर्विसेज हैं उसमें भी। इंडिया इज नेगोशिएटिंग कॉम्प्रिहेंसिवली इकोनॉमिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो ये जो कंट्रीज हैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, इनके साथ भी इसकी पार्टनरशिप इंडिया की चल रही है। अनदर फोकस एरिया इन साउथ ईस्ट एशिया, अब जो इंडिया का दूसरा फोकस है वो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ है। ट्रेड इंटीग्रेशन विद द क्लैम्बी CLMV, कंबोडिया, लाओ एंड म्यांमार एंड वियतनाम, इसके साथ भी हम लोग क्या है एग्रीमेंट कर रहे हैं टू एनेबल द इंडियन प्राइवेट सेक्टर टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग हब्स इन दिस रीजन। हम लोग इंडिया के जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स को एस्टेब्लिश करने के लिए हम एक CLMV प्रोजेक्ट है जो ट्रेड इंटीग्रेशन है कर रहे हैं, इनके साथ क्या समझौता कंबोडिया के साथ, लाओ के साथ, म्यांमार और वियतनाम के साथ हम लोग इसके साथ समझौता कर रहे हैं जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। ठीक, ये हमारी मार्केट स्ट्रेटजी थी। प्रोडक्ट स्ट्रेटजी में क्या है, द फोकस विल बी ऑन प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स विद एन स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बेस, मतलब कि हम हाई क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस करें, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, ड्रग्स, मेडिकल के हैं, फार्मास्यूटिकल से हैं। गवर्नमेंट का टारगेट क्या है, हाई टेक्नोलॉजी को प्रोड्यूस, हाई टेक्नोलॉजी से जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बने। एज ए फर्स्ट स्टेज सर्टेन प्रोडक्ट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर ए स्पेशल फोकस फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पॉलिसी। जैसे ही फर्स्ट स्टेप में हम उनको आइडेंटिफाई कर लें प्रोडक्ट को और फिर हम उनको प्रमोट करें। द पोटेंशियल ऑफ द MSME सेक्टर, द प्रॉब्लम इट फेसेस एंड इट्स रिक्वायरमेंट्स हैव बीन केप्ट इन व्यू व्हाइल having the FTP। हम क्या करें, MSME, मीडियम स्मॉल एंड एंटरप्राइजेस, MSME, ठीक है ना, इस सेक्टर को हमें प्रमोट करना है। इसमें हमारे पास काफी पोटेंशियल है, तो हमें इसको प्रमोट करना है। FTP जब हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को बनाएंगे तो MSME को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर को हमें बढ़ाना है। हम जानते हैं कि हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा GDP में कंट्रीब्यूशन है, तो हमें अपने इस सेक्टर को ज़्यादा फोकस करना है जिससे कि हमको इस जो हमारा जो स्ट्रॉन्ग एरिया है हम उसको ज़्यादा उसका बेनिफिट में। एफर्ट विल बी मेड टू गेन इफेक्टिव मार्केट एक्सेस अब्रॉड थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद इम्पोर्टेंट मार्केट, जो वर्ल्ड के कुछ इम्पोर्टेंट मार्केट हैं वहाँ हम अपनी सर्विसेज को दे सकें। A global exhibition on services will be held annually। एक ग्लोबल प्रदर्शनी लगती है सर्विसेज की। Will provide a forum for showcasing India's strength in the service sector। इसमें हम अपनी कंट्री जो है अपनी सर्विस जो इंडस्ट्री है उसकी स्ट्रेंथ को शो कर सकती है। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर ट्रेड प्रमोशन, द स्कीम फॉर ट्रेड प्रमोशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, नेमली the market access industry MAI, ये पीछे हम पढ़ते हैं, schemes and the market development assistance scheme हम भी पढ़ चुके हैं। the present allocation for the MAI scheme is inadequate, अभी जो कुछ स्कीम्स हैं वो थोड़ा कम पड़ रही हैं। efforts will be made to augment resource for the scheme, तो हम इसके लिए थोड़ा और कोशिश करेंगे कि हम इसको और बढ़ा सकें। मेजर कन्वेंशन कम एग्जीबिशन सेंटर विल बी डेवलप्ड एट प्रगति मैदान इन दिल्ली, जो अभी मैंने बताया था इंटरनेशनल ट्रेड फेयर वो लगता है प्रगति मैदान दिल्ली में। ए मेजर कन्वेंशन कम एग्जीबिशन सेंटर विल बी डेवलप्ड एट प्रगति मैदान इन दिल्ली, ये प्रगति मैदान दिल्ली में इसका एग्जीबिशन लगता है। प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट विल बी इनकरेज्ड थ्रू स्पेशल लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड बायर्स क्रेडिट स्कीम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स थ्रू एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया। आप वहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को ले जाइए। अगर आप कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट को पूरी करना चाहते हैं तो वहाँ पर जैसे जाएंगे एग्जीबिशन में तो वहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड बायर्स क्रेडिट स्कीम के तहत आपको जो एक्सिम बैंक है आपको वहाँ पर क्या है इनकरेज करेगी। हो सकेगा तो आपको अगर प्रोजेक्ट सही हो तो एंट्री कर सकती हैं और उससे आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपको चाहते हैं तो उसके लिए आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। ठीक, इसके बाद जो अगर हम देखें तो अब हमारे पास
जो एग्जिम पॉलिसी है, तो इसका हमने एक काफ़ी कुछ ओवरव्यू ले लिया है, जिसमें से हमें पता है कि अगर हमारी ये सभी पॉलिसी सही से इम्प्लीमेंट हो जाए, तो हमारी कंट्री बहुत डेवलप कर सकती है। अब देखिए, अब काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, हमारे यहाँ बहुत सी नई-नई स्कीम्स आ गई हैं, जिसकी वजह से हमारी कंट्री डेवलप कर रही है। ठीक है ना? अभी हम जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी वगैरह पढ़ रहे थे, तो हमने बताया था कि हमारी क्या कंडीशन है। अब वो कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं जो अपनी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो हमें उनको भी हमेशा याद रखना चाहिए। तो ये सारा सब कुछ था एग्जिम पॉलिसी से रिलेटेड। अब अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। हाँ, एक और सभी लोग अपना नाम प्लीज चैट बॉक्स पर लिख दीजिए। प्लीज एवरीबडी राइट डाउन योर नेम इन चैट बॉक्स। थैंक यू अभिनव। टू कंफर्म Thank दैट you, sir. to confirm the MSME that micro small and medium enterprises। तो ये हमारा यहाँ तक क्लियर है। अब जो है सब लोगों ने नाम लिख दिया है ना? चलिए।